हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास कक्षा 12 का रसायन विज्ञान, जिसमें हम रिवीजन कर रहे हैं 2025-26 बोर्ड एग्जाम के लिए। और आज हमारे पास है लेक्चर नंबर 13। रिवीजन का 13वां लेक्चर है। 12 लेक्चर इससे पहले आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जो रिवीजन की प्लेलिस्ट हमने बनाई हुई है। और हम ये जो चैप्टर है हमारा 5वां यूनिट उप सह संयोजक यौगिक, इसका आज दूसरा और लास्ट लेक्चर है। आज हम उप सह संयोजक यौगिक या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट कर देंगे। 50% रिवीजन हम कल के लेक्चर में कर चुके हैं और 50% हो जाएगा आपका। ठीक है बेटे, तो बहुत जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं रिवीजन। और रिवीजन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देता हूँ कि जो क्वेश्चन हमारा रिपीट होगा उस क्वेश्चन को हम स्किप कर देंगे, जो टॉपिक रिपीट होगा, क्योंकि उस टॉपिक को आप पहले रिवाइज कर चुके हो। तो आप पीडीएफ नोट से आप पढ़ सकते हो, या फिर आपके पास अरिहंत प्रकाशन का अवतार का क्वेश्चन बैंक होगा, तो उसी का कंटेंट है ये सारा। ठीक है बेटे, तो देखो, तो यहाँ हमारे पास एक क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रमी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी क्या है। तो स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी क्या है, अथवा स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी क्या है, दुर्बल क्षेत्र लिगैंड तथा प्रबल क्षेत्र लिगैंड में अंतर स्पष्ट कीजिए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मॉडल पेपर में भी दिया हुआ है। हालांकि इसके जो है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसमें हम पूरा तो याद नहीं रख सकते कि इन सारे लिगैंड्स को हम याद रखें। वास्तविकता में स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी एक ऐसी श्रेणी होती है जिसमें लिगैंड्स को उनकी प्रबलता के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है। बस इतनी बात ध्यान रखना, और 2-4 लिगैंड्स के नाम ध्यान रख लेना। लिगैंडों को उनकी बढ़ती हुई क्षेत्र प्रबलता के क्रम में एक श्रेणी में व्यवस्थित किया जाता है, अर्थात क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा मानों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर प्राप्त श्रेणी को स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी कहते हैं। इसमें जो क्षेत्र प्रबलता है वो आयोडाइडो की सबसे कम है और कार्बोनिल की सबसे ज़्यादा है। तो आप इसे ध्यान रखोगे, पी आर नेगेटिव, एस सी एन नेगेटिव, सी एल नेगेटिव, एफ नेगेटिव, ओ एच नेगेटिव, ओ एक्स, एच टू ओ, ई डी टी एन एस थ्री, इथाइलिन डाइयमीन, साइनो या साइनाइडो और कार्बोनिल। तो इसमें जितनी भी आपको याद रहे उतनी याद रख लेना आप। ठीक है, उसके बाद ये बात याद रख सकते हो कि निम्न क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा ओ, ओ माने ऑक्टाहेड्रल होता है और टी माने होता है टेट्राहेड्रल। तो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा यानी डेल्टा ओ मान वाले लिगैंड जिनका कम है डेल्टा ओ का मान, दुर्बल क्षेत्र लिगैंड है। इस प्रकार के लिगैंडों के लिए डेल्टा ओ का मान कम होता है पी से। यहाँ पी होता है पेयरिंग एनर्जी या युग्मन ऊर्जा। जबकि उच्च सी एफ एस ई जिनका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा है, डेल्टा ओ मानों वाले लिगैंड प्रबल क्षेत्र लिगैंड हैं, और इनके लिए डेल्टा ओ का मान बड़ा होता है किससे, पेयरिंग एनर्जी से। ये बात हमने पहले भी हालांकि पढ़ी है रिवीजन में भी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है और मॉडल पेपर का भी है। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर समझाइए कि CO थर्ड यानी कोबाल्ट जब उसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 होता है, दुर्बल क्षेत्र लिगैंडों के साथ अनुचुंबकीय अष्टफलकीय संकुल बनाता है। जब दुर्बल क्षेत्र लिगैंड होंगे तो इसके इलेक्ट्रॉनों को पेयरिंग यानी युग्मन नहीं कर पाएंगे वे, जिसके कारण CO के पास यानी केंद्रीय धातु परमाणु के पास जो D कक्षक हैं उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। क्योंकि जो वीक लिगैंड्स हैं, दुर्बल क्षेत्र लिगैंड हैं, वे इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को पेयर्ड नहीं कर सकते, जिसके कारण इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होंगे। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यदि उपस्थित हैं तो हम कहेंगे कि वो कैसा है, अनुचुंबकीय। और यदि आप प्रबल क्षेत्र लिगैंड का प्रयोग करोगे तो प्रबल क्षेत्र लिगैंड क्या करते हैं कि इसके जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं उन्हें पेयरिंग करने पर मजबूर कर देंगे, और यदि उनके जोड़े बन गए
तो एक भी यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं हुआ तो हम कहेंगे कि उसकी प्रकृति प्रतिचुंबकीय है। ऐसी है प्रतिचुंबकीय। अष्टफलकीय संकुल बनाता है क्यों, अथवा लिगैंड क्या है, यह क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा को कैसे प्रभावित करता है। अब देखो, यहां देखो जरा ध्यान से। लिगैंड कोई भी परमाणु या आयन जिसमें केंद्रीय परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है, लिगैंड कहलाता है। दुर्बल क्षेत्र लिगैंडों के साथ डेल्टा ओ का मान कम होता है युग्मन ऊर्जा से, अतः CO3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास T2G4 Eg2 होगा, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, अर्थात इसके पास 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह अनुचुंबकीय है। कैसा होगा फिर, अनुचुंबकीय। आप सिर्फ ऐसे लिख सकते हो, उस लैंग्वेज को लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ लिखो कि दुर्बल क्षेत्र लिगैंड है तो उसके जो ये डी कक्षक हैं, इन डी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन थे, ये थे 6 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन थे। जब दुर्बल क्षेत्र लिगैंड आएगा तो इनका विपाटन हो जाएगा 2 हिस्सों में, और 2 हिस्सों में विपाटन हो गया, एक तो T2G और एक Eg। और यहाँ T2G में क्या होगा, ऐसा मान लो कि ये 4 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ जाएंगे, जब ही हमने लिखा था T2G4 और Eg2, और 2 वहाँ जाएंगे। तो यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो हैं हमारे पास, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, और 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो समझो कि वो अनुचुंबकीय प्रकृति है। जबकि प्रबल क्षेत्र लिगैंड के साथ डेल्टा ओ का मान बड़ा होता है P से युग्मन ऊर्जा का, अतः युग्मन होगा, यानी जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है वो इतनी निकलेगी कि वो पेयरिंग करने के लिए मजबूर कर देगी इलेक्ट्रॉन्स को, जोड़े बनाने के लिए। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार कोबाल्ट थर्ड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास T2G6 Eg0 होगा। इसके पास कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, अतः यह प्रतिचुंबकीय है। देखो, यदि वीक लिगैंड आया तो वीक लिगैंड तो इनके जोड़े नहीं बनवा सकता, और यदि स्ट्रॉन्ग लिगैंड आया तो स्ट्रॉन्ग लिगैंड क्या करेगा, ये जो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे उन 6 इलेक्ट्रॉनों को इस तरीके से जोड़े बनाने पर मजबूर कर देगा T2G6 Eg0। सारे इलेक्ट्रॉन जोड़ों में है, एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं है, तो प्रकृति कैसी होगी, प्रतिचुंबकीय होगी। तो इस प्रकार प्रबल क्षेत्र लिगैंड की उपस्थिति में विपाटन अधिक होता है, जबकि दुर्बल क्षेत्र लिगैंड की उपस्थिति में विपाटन कम होता है। विपाटन से प्राप्त दोनों समुच्चयों की ऊर्जा में अंतर क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा डेल्टा ओ कहलाती है। अतः इस एनर्जी डिफरेंस को कह सकते हो आप इसे टोटल डेल्टा ओ। अतः अष्टफलकीय उपसह संयोजक समूहों में 2 Eg कक्षकों की ऊर्जा 3/5 डेल्टा O के बराबर वृद्धि होती है, तथा 3 T2G कक्षाओं की ऊर्जा में 2/5 डेल्टा O के बराबर कमी आती है। आप डायग्राम में दिखा सकते हो इसे, लैंग्वेज में भले ही ना लिखो पर चित्र में आप दिखा दो, चित्र से ही समझ जाएंगे, जो एग्जामिनर होंगे वे चित्र से समझ जाएंगे। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। प्रत्येक के 2-2 उदाहरण देते हुए द्विक लवण तथा संकुल यौगिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। 2025 द्विक लवण की परिभाषा और 2 उदाहरण, संकुल या संकर यौगिक की परिभाषा और 2 उदाहरण। उपसह संयोजक यौगिक तथा द्विक लवण में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन हमने कर लिया, कई बार कर लिया, और बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। द्विक लवण और उपसह संयोजक यौगिक में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, ये डिफरेंस आपको पता ही है। बहुत सिंपल और बेसिक क्वेश्चन है इस चैप्टर का। अगले क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, देख पा रहे होंगे आप। लिगैंड क्या है भाई, कोई भी ऐसी स्पीसीज जो केंद्रीय धातु परमाणु को कम से कम एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा उपसह संयोजक बंध के रूप में दे सकता हो, उसे आप कहोगे लिगैंड। आवेश के आधार पर इन्हें किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है, पढ़ लिया आपने, धनावेशित लिगैंड, ऋणावेशित और उदासीन। 2 उदाहरण दीजिए। अथवा लिगैंड क्या है, 2 उदाहरण दीजिए। तो लिगैंड के बारे में आप पूरा पढ़ चुके हो। लिगैंड आवेश के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, ऋणावेशित, धनावेशित और उदासीन।
अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित उपसह संयोजक यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। अब इसकी तो प्रैक्टिस मैंने आपको बहुत करा रखी है और इसलिए मैं इस क्वेश्चन को, जो IUPAC नाम लिखने वाले क्वेश्चन है या IUPAC नाम दिया है सूत्र लिखने वाले क्वेश्चन है, इनकी प्रैक्टिस आप कर लेना, मैंने बहुत प्रैक्टिस करा रखी है। ठीक है, अब देखो इन्होंने कहा कि FeNH3 होल ट्वाइस CN4 के ज्यामितीय समावयवियों की संरचनाएं बनाइए। केंद्रीय धातु परमाणु Fe है, तो NH3 अटैच है, 4 हैं CN। तो आप बड़ी आसानी से इनकी बना सकते हो संरचना। देखो दो तो NH3 एक तरफ और चारों CN एक तरफ, समपक्ष रूप, और दोनों NH3 अपोजिट चले गए, 2 CN इधर 2 CN इधर, विपक्ष रूप। तो सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म आप बना सकते हो। तो अगले पड़ाव पर हम आ चुके हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न 4 नंबर वाले। ठीक है, देखो जरा 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें 2-2 नंबर में इसे डिवाइड कर दिया गया। यह है द्विदंतुक और उभय दंतुक लिगैंड से क्या तात्पर्य है, प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। द्विदंतुक का मतलब एक ऐसा लिगैंड जिसके पास 2 दाता परमाणु होते हैं। उभय दंतुक लिगैंड वो है जिसके पास भी 2 ही दाता परमाणु होते हैं, पर उन दोनों में से किसी एक का प्रयोग एक समय पर वो करता है, कभी किसी का कभी किसी का। ठीक है, किलेट प्रभाव से क्या अभिप्राय है। किलेट प्रभाव दिखाते हैं किलेटिंग लिगैंड। किलेटिंग लिगैंड वे होते हैं जो कम से कम द्विदंतुक तो होने चाहिए, और जब वे केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़ेंगे ना, तो वे एक चक्र यानी रिंग, वलय, छल्ले का निर्माण कर लेंगे। तो ऐसे लिगैंड को किलेटिंग लिगैंड कहते हैं, जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़ते हुए एक रिंग बना लेता हो, एक छल्ला बना लेता हो, एक बंद श्रृंखला बना लेता हो। और किसी किलेटिंग लिगैंड द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़कर किसी वलय का निर्माण करना, इसे ही हम कहते हैं किलेट प्रभाव या किलेटिंग इफेक्ट। ये चीजें भी आप पढ़ चुके हो, और यहाँ उदाहरण है, देखो ये द्विदंतुक लिगैंड है, ये भी द्विदंतुक लिगैंड है, ये दोनों किलेट बनाएंगे। और फिर था एक ये उभय दंतुक लिगैंड। उभय दंतुक लिगैंड तो समझते हो, जिसके पास 2 दाता परमाणु हो, पर किसी एक समय में एक ही दाता परमाणु का वो प्रयोग करता हो, जैसे CN साइनाइडो आइसोसाइनाइडो, या साइनो आइसोसाइनो, नाइट्रो नाइट्राइटो। ठीक है, तो CN और NC, NO2 और ONO, इन्हें याद रख लेना बिल्कुल। बहुदंतुक लिगैंड तो पता ही है आपको, जिसमें दाता परमाणुओं की संख्या 2 से अधिक होती है, उन्हें बहुदंतुक लिगैंड कहते हैं। अब जैसे अगला क्वेश्चन देखो क्या है, IUPAC नाम लिखने हैं निम्नलिखित यौगिकों के। ये तो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है। IUPAC नाम लिखने हैं, IUPAC नाम की तो मैं अब एक एक क्वेश्चन को यहाँ लेकर नहीं बैठूंगा बिल्कुल भी। IUPAC नाम को तो आपको पढ़ना है, रिवाइज करना है। उसके बाद है वर्नर की अभिधारणाओं के आधार पर उपसह संयोजक यौगिकों में आबंधन को समझाइए। तो यहाँ वर्नर का सिद्धांत पूछा गया है कि वर्नर ने बताया था कि जो केंद्रीय धातु परमाणु है वो 2 प्रकार की संयोजकता दिखाता है, और फिर इन्होंने कहा है कि निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम भी लिखिए। तो ये वर्नर का सिद्धांत है, इसमें बताई गई कि कौन सी प्राथमिक संयोजकताएं हैं, कौन सी द्वितीयक संयोजकताएं हैं, और इनके नाम पूछे थे IUPAC नाम। वर्नर का सिद्धांत आपने कम से कम 2 बार पढ़ लिया रिवीजन में भी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित उपसह संयोजक यौगिकों के सूत्र लिखिए। भाई सूत्र आप लिख ही दोगे, इनके IUPAC नाम लिखने हैं, और यहाँ इनके IUPAC नाम लिखने हैं, इनके भी IUPAC नाम लिखने हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छा निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। संकुल आयन। संकुल आयन एक ऐसा आयन होता है जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु भी हो और लिगैंड्स भी उपस्थित हो, और हम संकेत के रूप में उसे बड़े ब्रैकेट में दिखाते हैं। और आयनिक मंडल किसी भी उपसह संयोजक यौगिक का वो भाग जो बड़े ब्रैकेट के बाहर रखा जाता है, और धनायन या ऋणायन जिसमें उपस्थित होते हैं और पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाते हैं, आयनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, उस बाहरी हिस्से को हम आयनिक मंडल कहते हैं, और जो अंदर वाला हिस्सा है उसे कहते हैं हम उपसह संयोजक मंडल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित के IUPAC नाम लिखिए। IUPAC नाम तो आप लिख दोगे। फिर IUPAC नाम लिखिए। IUPAC नाम की तो मैं अब इस समय प्रैक्टिस नहीं करूंगा बेटे। अच्छा, 10वां क्वेश्चन है, IUPAC नियमों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित के सुव्यवस्थित नाम लिखिए। IUPAC नाम, इन्होंने कहा नाम हमने दे दिए, सूत्र लिखिए। उन्होंने कहा IUPAC नाम लिखिए। बस इस चीज से आपको एक बात तो समझ में आ रही होगी कि परीक्षा में IUPAC नाम लिखने के क्वेश्चन आएंगे जरूर। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित संकुलों के IUPAC नाम लिखिए। और ऑक्सीकरण संख्या बताइए केंद्रीय धातु परमाणु की। ऑक्सीकरण संख्या तो आती है आपको निकालनी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन है, उप सह संयोजक यौगिकों के क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है, और VBT वैलेंस संयोजकता आबंध सिद्धांत और क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, दोनों के उत्तर बिल्कुल वैसे ही लिख कर आने हैं जैसे मैंने आपको नोट्स में लिखवा रखे हैं और समझा रखे हैं। फिर भी हम एक बार इसे पढ़ लेते हैं कि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की बात थोड़ी सी, जिससे एक बार आपका जो है वो रिवाइज हो जाए थोड़ा सा। वैसे लिखना वैसे ही है जैसे मैंने आपको करा रखा है। तो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, यह सिद्धांत पूरी तरह से धातु तथा लिगैंड के मध्य उपस्थित स्थिर वैद्युत अन्योन्य क्रियाओं पर आधारित है। इसके अनुसार जब लिगैंड केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के संपर्क में आता है तो केंद्रीय धातु परमाणु के समान ऊर्जा वाले अर्थात संभ्रंश यानी डीजनरेट डी कक्षक असमान ऊर्जा वाले कक्षकों में विपाटित यानी स्प्लिट हो जाते हैं। अथवा हम कह सकते हैं कि लिगैंडों के स्थिर वैद्युत क्षेत्र के संपर्क में आने पर केंद्रीय धातु परमाणु के समान ऊर्जा वाले डी कक्षक दो विभिन्न ऊर्जा स्तरों में विभाजित हो जाते हैं। डी कक्षकों का यह विपाटन संकुलों की ज्यामिति पर निर्भर करता है। डी कक्षकों का विपाटन दो समूहों T2G यानी DXY DYZ DXZ तथा EG में होता है तथा दोनों समूहों के मध्य ऊर्जा का अंतर tan dq या डेल्टा O होता है। यह बात सारी पढ़ा रखी है ना आपको। उसके बाद अगली बात यह है, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन डेल्टा O लिगैंड तथा धातु आयन पर उपस्थित आवेश से उत्पन्न क्षेत्र पर निर्भर करता है। कुछ लिगैंड प्रबल क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, फलतः विपाटन अधिक होता है। कुछ लिगैंड दुर्बल क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, फलतः विपाटन कम होता है। तो विपाटन डिपेंड करता है कि आपका जो लिगैंड है वो कैसा है। अष्टफलकीय उपसह संयोजक समूहों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन में दो सेट अर्थात 3 T2G कक्षक निम्न ऊर्जा वाले तथा 2 EG कक्षक उच्च ऊर्जा वाले बन जाते हैं। अष्टफलकीय में T2G 3 नीचे और EG 2 ऊपर। हुंड के नियम अनुसार D3 इलेक्ट्रॉन, D के जो 3 इलेक्ट्रॉन हैं, हुंड के नियम के अनुसार D के 3 इलेक्ट्रॉन T2G कक्षकों में अयुग्मित रहते हैं और D4 इलेक्ट्रॉन T2G कक्षक में प्रवेश करेगा। ठीक है, और जो D4 इलेक्ट्रॉन है वो T2G कक्षक में प्रवेश करेगा अर्थात युग्मित होगा या EG कक्षक में प्रवेश करेगा। इसका निर्धारण क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन यानी डेल्टा O तथा युग्मन ऊर्जा यानी P के तुलनात्मक परिमाण पर निर्भर करता है। मतलब यदि डेल्टा O का मान P से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा T2G में ही और पेयरिंग होगी। और यदि डेल्टा O का मान पेयरिंग एनर्जी से कम है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा EG में। ठीक है, चतुष्फलकीय उपसह संयोजक यौगिकों में D कक्षकों का विपाटन अष्टफलकीय से उल्टा होता है। यह बात मैंने बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझा रखी है। यदि चतुष्फलकीय है तो उसमें क्या होगा, T2G ऊपर जाएंगे। यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है परंतु इसकी कुछ सीमाएं निम्न हैं। सीमाएं भी पूछी थी इस क्वेश्चन में। यह सिद्धांत धातु व लिगैंड की पारस्परिक स्थिर विद्युत अन्योन्य क्रियाओं पर
आधारित होता है जिसे वास्तविक नहीं माना जा सकता है। मतलब इस सिद्धांत में धातु और लिगैंड की जो पारस्परिक स्थिर वैद्युत अन्योन्य क्रियाएं हैं उनके बीच आकर्षण प्रतिकर्षण जो लग रहा है उस पर आधारित है। नंबर 2, यह सिद्धांत केवल धातु परमाणु या आयन के डी कक्षक व उनके विपाटन का अध्ययन है। केंद्रीय धातु के अन्य कक्षकों एस व पी पर कोई विचार प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसमें सिर्फ डी कक्षकों को ही तोड़ने की बात की गई है। एस और पी कक्षकों का कोई भी इसमें जिक्र नहीं है। यह भी वैज्ञानिकों ने कमी बताई। नंबर 3, यह सिद्धांत लिगैंड तथा केंद्रीय परमाणु के मध्य आबंध की सह संयोजक प्रवृत्ति का संज्ञान नहीं लेता। मतलब यह सिद्धांत लिगैंड तथा केंद्रीय धातु परमाणु के मध्य आबंध की सह संयोजक प्रवृत्ति, इस सह संयोजक बंध होंगे तो उनका क्या प्रभाव पड़ेगा, सह संयोजक बंधों का भी क्या कोई प्रभाव पड़ेगा। तो ये थी इसकी सीमाएं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, समन्वय संख्या 6 के ज्यामितीय तथा प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करने वाले उपसह संयोजक यौगिकों का एक एक उदाहरण दीजिए तथा संरचना सूत्र एवं IUPAC नाम भी लिखिए। तो उन्होंने कहा है कि आप जो है ज्यामितीय समावयवता और प्रकाशिक समावयवता के उदाहरण दे दो और 6 बॉन्ड वाले दे दो। तो आप उदाहरण दे सकते हो ज्यामितीय समावयवता के, जैसे CONH3 होल 4 Cl2 है हमारे पास। तो इसमें अभी हमने NH3 चारों एक तरफ ले लिए, दोनों Cl एक तरफ, ये तो सिस फॉर्म हो गया। और ये दोनों Cl अपोजिट और 2 NH3 इधर 2 इधर, विपक्ष रूप हो गया। तो एक तो ये एग्जाम्पल है ज्यामितीय समावयवता का। और जब ये एग्जाम्पल याद करके जाने हैं आपको, क्योंकि इनकी जरूरत पड़ सकती है, वहाँ एग्जाम में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। अब प्रकाशिक समावयवता में हमारे पास CO केंद्रीय धातु परमाणु है, तो दोनों इथाइलिन डाइअमीन एक तरफ है, एक इधर है एक इधर है, और इधर Cl है इधर NH3 है। चारों ग्रुप अलग अलग जुड़े हुए हैं, इसमें भी चारों अलग हैं पर दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। तो इथाइलिन डाइअमीन है दोनों सेम, तो इसमें इसे हम कहेंगे प्रकाशिक समावयवी हैं, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं ना ये, ठीक है। दो ग्रुप एक जैसे हैं इसमें इथाइलिन डाइअमीन। पर जो प्रकाशिक समावयवता के उदाहरण है ना, उनमें इथाइलिन डाइअमीन लिगैंड जरूर होगा, ये चीज ध्यान रखना आप। आगे चलते हैं, चलो 16वां क्वेश्चन है, उपसह संयोजक यौगिकों में समन्वय संख्या 4 तथा 6 के एक एक उदाहरण देते हुए ज्यामितीय समावयवता को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित कीजिए। तो आप ज्यामितीय समावयवता 4 वाली बता दो, बता दी 4 वाली ज्यामितीय समावयवता। उसके बाद आप बता दो 6 वाली, 6 वाली ये अभी बताई तो थी आपने, उदाहरण देने हैं आपको। अगला क्वेश्चन है 17वें का पहला, उपसह संयोजक यौगिकों में उपसह संयोजक समावयवता तथा ध्रुवण समावयवता को उदाहरण द्वारा समझाइए। तो उपसह संयोजक समावयवता और ध्रुवण समावयवता का मतलब है यहाँ प्रकाशिक समावयवता, ध्यान रखना। और निम्नलिखित उपसह संयोजक यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। तो IUPAC नाम तो लिख दोगे आप। तो उपसह संयोजक समावयवता तो समझते हो आप, इस प्रकार की समावयवता वे यौगिक दर्शाते हैं जिनमें धनायन और ऋणायन दोनों संकुल होते हैं, दोनों के मध्य लिगैंडों का अंतर परिवर्तन होने से उपसह संयोजक समावयवी प्राप्त होते हैं। जैसे यहाँ देखो, इस यौगिक को देख लो, इसे देख लो, इसमें ये धनायनिक संकुल है, ऋणायनिक है, धनायनिक ऋणायनिक। इसमें कोबाल्ट के पास NH3 थे, ठीक है, और यहाँ देखो यहाँ क्रोमियम के पास आ गया NH3। आप कह सकते हो कि लिगैंड्स की अदला बदली होगी, या फिर आप कह सकते हो केंद्रीय धातु परमाणु की अदला बदली होगी। तो ऐसे यौगिक एक दूसरे के उपसह संयोजक समावयवी कहलाते हैं। और ध्रुवण समावयवता तो आपको पता ही है, प्रकाशिक समावयवता को कहते हैं हम ध्रुवण समावयवता। जब 2 या 2 से अधिक उपसह संयोजक यौगिकों के अणु सूत्र एक जैसे हों, संरचना सूत्र भी एक जैसे हों, पर उनका समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति व्यवहार अलग अलग हो, तो ऐसे यौगिकों को हम प्रकाशिक समावयवी कहते हैं। और ये एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। ये वाला एग्जाम्पल ही मैंने नोट्स में आपको लिखवा रखा है, इसे याद करना बिल्कुल। इनमें से एक D फॉर्म होगा तो एक L फॉर्म होगा, और ये उन यौगिकों के नाम हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18, उपसह संयोजक यौगिकों में प्रकाशिक समावयवता का क्या कारण है, एक उदाहरण देकर समझाइए। निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। तो प्रकाशिक समावयवता का कारण है
एक ऐसा केंद्र जो चिराल हो, ठीक है, वो तो बता दोगे आप। अगला क्वेश्चन देख लो आप। उदाहरण द्वारा सिद्ध कीजिए कि ये दोनों आयनन समावयवी हैं। इसे आयनों में तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, और इसे आयनों में तोड़ोगे तो क्या मिलेगा। अलग अलग तरह के प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। 2025 का क्वेश्चन है, इसे एक बार मैं पढ़ देता हूँ। आयनन समावयवी वे होते हैं जो जिनके अणु सूत्र तो एक जैसे होते हैं, पर पानी में घोलने पर अलग अलग प्रकार के आयन वे देते हैं। हमें बस ये बताना है कि किस तरीके से अलग अलग प्रकार के आयन दिए। तो यहाँ से हमारा उत्तर है, उत्तर से हम पढ़ना शुरू करते हैं, आप ध्यान से देखना। दोनों यौगिकों को दो अलग अलग परखनलियों में जल में घोलेंगे तथा दोनों के लिए निम्न परीक्षण करेंगे। दो यौगिक दे रखे इन्होंने, एक तो ये, एक तो ये। परीक्षण नंबर 1, परखनलियों में बेरियम क्लोराइड विलयन डालने पर एक यौगिक सफेद अवक्षेप बनाता है। तो ये था, बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करी, बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप बन गया। इसने तो बना दिया सफेद अवक्षेप। ऐसे बेरियम सल्फेट का, क्योंकि इसमें SO4 बाहर था ना, उसने बेरियम के साथ रिएक्शन कर ली, इसलिए सफेद अवक्षेप बन गया बेरियम सल्फेट का। ठीक है, आप इस लैंग्वेज को नहीं भी लिखोगे, खाली रिएक्शन लिखोगे तब भी ये बात स्पष्ट होती है। यह यौगिक में SO4 डबल नेगेटिव आयनों की उपस्थिति को दर्शाता है, यानी उस यौगिक में सल्फेट आयन है, जबकि दूसरा यौगिक सफेद अवक्षेप नहीं देता। ये दूसरे यौगिक में बाहर Cl था, और जब Cl था बाहर, बेरियम के पास तो पहले से ही Cl है, तो कोई रिएक्शन ही नहीं होने की, ना सफेद अवक्षेप बनेगा। तो दूसरा यौगिक सफेद अवक्षेप नहीं देता है। यह यौगिक में सल्फेट आयनों की अनुपस्थिति को दर्शाता है। तो आप ये दोनों रिएक्शन लिख के आओ ना, कि ये जो दो यौगिक आपने दे रखे, इनमें इन दोनों को बेरियम क्लोराइड के साथ जब हमने गर्म करा, रिएक्शन कराई, तो एक यौगिक ने तो सफेद अवक्षेप दिया है, दूसरे ने नहीं दिया। जिसने सफेद अवक्षेप दिया है वो बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप था, जिससे पता चलता है कि इस वाले यौगिक में सल्फेट आयन हमें मिले पानी में घोलने पर। दूसरा टेस्ट देखो क्या है। दूसरा टेस्ट है, यह है परीक्षण नंबर 2। दोनों परखनलियों में सिल्वर नाइट्रेट विलयन मिलाने पर केवल यौगिक सेकंड सफेद अवक्षेप देता है। देखो यहाँ देखो, यह है हमारे पास दूसरा यौगिक, सेकंड लिख रखा है, जिसमें क्लोराइड था बाहर। अब इसमें क्या हुआ, सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन जब आपने करा, तो यहाँ से सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप आपको मिलेगा दूसरे यौगिक में। और जो पहला यौगिक है आपका, उसके साथ सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन करा, तो कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ, यहाँ सफेद अवक्षेप नहीं मिला। तो इससे पता चलता है कि जिस तरह पहले यौगिक में हमें सल्फेट का पता चला था, तो दूसरे यौगिक में क्लोराइड आयन है। इसलिए ये जल में घोलने पर अलग अलग प्रकार के आयन हमें दे रहे हैं, इसलिए हम कहेंगे कि ये आयनन समावयवी हैं एक दूसरे के, और आयनन समावयवताएं दिखा रहे हैं। तो क्वेश्चन देखो, फर्स्ट पार्ट, निम्नलिखित उपसह संयोजक यौगिकों के सूत्र लिखिए। तो इनके तो सूत्र लिखने हैं भाई। देखो, FeCN6 4 नेगेटिव तथा FeH2O6 2 नेगेटिव के तनु विलयनों के रंग भिन्न भिन्न होते हैं, समझाइए। भाई यहाँ हमें देखना पड़ेगा कि जो साइनाइड है वो लिगेंड कैसा है, यहाँ H2O कैसा है। दोनों को आप विलयन तैयार करो। लिगेंड यदि स्ट्रॉन्ग है तो केंद्रीय धातु परमाणु के इलेक्ट्रॉन के जोड़ों को जोड़े में कन्वर्ट कर देगा, पेयरिंग कर देगा, या इनमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अलग अलग होंगे। जैसे हम देखते हैं, यहाँ तो है Cn नेगेटिव, है ना। चलो इनके तो नाम हैं, यहाँ तो है Cn नेगेटिव, वहाँ है H2O। देखते हैं इन्होंने क्या लिख रखा है। अभी मैंने बताया कि यहाँ लिगेंड के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। दोनों संकुलों में Fe की ऑक्सीकरण संख्या +2 तथा विन्यास 3d6 है। इसके पास 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। क्योंकि H2O और Cn लिगेंडों की क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा ΔO अलग अलग होती है, अतः यह श्वेत प्रकाश का भिन्न भिन्न भाग अवशोषित करते हैं, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। इसलिए तनु विलयनों के रंग
पूरक रंग भी भिन्न भिन्न होंगे। तो आपको सिर्फ इतना लिखना है कि ये दोनों में केंद्रीय धातु परमाणु Fe है और यहाँ लिगेंड्स अलग अलग हैं, ये वीक लिगेंड है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। यदि दोनों का कंपैरिजन करते हो आप, तो जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और जो वीक लिगेंड है उनकी जो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान अलग अलग होने के चलते जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वे प्रकाश के अलग अलग रंगों को अवशोषित करके निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएंगे और अलग अलग रंगों के प्रकाश को परावर्तित करेंगे, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि वे अलग अलग रंग के विलयन दिखाई देंगे हमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। NiCl4 2 नेगेटिव, NiCO4 दोनों चतुष्फलकीय हैं, परंतु NiCl4 2 नेगेटिव अनुचुंबकीय है और NiCO4 प्रतिचुंबकीय है। सबको पता है ये लिगेंड बहुत स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वो निकिल के अंदर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनका सबके जोड़े बना देगा, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। जब एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, सारे जोड़ों में है, तो प्रतिचुंबकीय तो होगा ही। भाई मैंने आपको बताया था कि ये तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। अभी जो स्पेक्ट्रम में रासायनिक श्रेणी पढ़ाई उसमें CO सबसे लास्ट में था, सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। और ये है उसके मुकाबले वीक लिगेंड, वो इलेक्ट्रॉनों को पेयर्ड नहीं कर पाएगा, जोड़ों में नहीं बदल पाएगा। ठीक है, इस वजह से अलग अलग होगा, ये अनुचुंबकीय होगा। देखो यहाँ दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, और यहाँ एक भी नहीं है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ CO आ गया था ना, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, सबको जोड़ों में कन्वर्ट कर देगा वो। स्ट्रॉन्ग लिगेंड जब एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को नहीं रहने देना चाहता तो अनुचुंबकीय तो हो ही नहीं सकता। अनुचुंबकीय तो वो स्पीसीज होती है जिसके पास कम से कम एक तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो। 22वां क्वेश्चन है FeH2O6 3 पॉजिटिव प्रबल अनुचुंबकीय है, इसलिए अच्छा चलो देखते हैं। जबकि Cn प्रबल अनुचुंबकीय है, जबकि FeCN6 3 नेगेटिव दुर्बल अनुचुंबकीय है। क्यों? जो ज्यादा अनुचुंबकीय है उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी। यहाँ तो 3 पॉजिटिव है, वहां 3 नेगेटिव है, यहाँ Fe है और यहाँ भी Fe है। अब देखो Fe 3 पॉजिटिव 3d5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखो कितनी है, 5। और वहां उसे चेक करो एक बार, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है। चलो यही देखते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 5। FeH2O6 3 पॉजिटिव संकुल में H2O दुर्बल अक्षेत्र लिगैंड होने से D कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता है, अतः यह 5 अयुग्मित D इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण प्रबल अनुचुंबकीय है। और FeCN6 3 नेगेटिव संकुल में Cn नेगेटिव प्रबल क्षेत्र लिगैंड है, यह D कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देता है। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन इस तरह हो जाएंगे, इस तरह, ये तो यहाँ से गए। तो यदि यहाँ हमारे पास साइनाइड है तो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचेगा, और यदि हमारे पास H2O है तो 5 के 5 अयुग्मित होंगे, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी उतना ही अनुचुंबकीय प्रकृति ज़्यादा होगी। 23वां क्वेश्चन, IUPAC नियमों का पालन करते हुए निम्नलिखित के सूत्र लिखने हैं, तो कर लोगे। फिर 24वां क्वेश्चन है, उपसह संयोजक यौगिकों में संरचनात्मक समावयवता कितने प्रकार की होती है, प्रत्येक समावयवों के रासायनिक सूत्र लिखिए। संरचनात्मक समावयवता, आयनन समावयवता, जल योजन समावयवता, बंधनी समावयवता, उपसह संयोजक समावयवता, ये सारी पढ़ा रखी हैं आपको। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 25वां क्वेश्चन है, CrNH3 होल 6 3 पॉजिटिव अनुचुंबकीय है, जबकि NiCN4 2 नेगेटिव प्रतिचुंबकीय है। भाई वो तो है अनुचुंबकीय, उसमें तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, और ये प्रतिचुंबकीय है, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर बताना है, इनके IUPAC नाम तो आप लिख दोगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहला यौगिक है CrNH3। क्रोमियम के ऊपर जब 3 इकाई धनावेश है तो 3
इलेक्ट्रॉन है इसके पास, और आया NH3। NH3 एक वीक लिगेंड है, वो इनमें जोड़े नहीं बनवाएगा। और यहाँ NH3 कितने हैं हमारे पास, 6 हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा आ जाएगा 6 जगह पर। तो ये तो होगा आपका अनुचुंबकीय। ठीक है, अब अगला है हमारे पास NiCN4 2 नेगेटिव। तो इसमें Ni का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Ni2 पॉजिटिव का ये है 3d6, 3d क्या है 8 है। और आप जब इसे लेके आओगे साइनाइड को, जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो वो 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को कहेगा कि युग्मित हो जाओ, मुझे एक जगह दो, एक कक्षक दो मुझे। तो यहाँ स्थिति ये बन जाएगी। ठीक है, समझ में आई बात। जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है वो क्या कर देता है, केंद्रीय धातु परमाणु के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को युग्मित कर देता है जहां तक संभव हो सके। तो इसने कर दिया युग्मित, एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, तो फिर प्रतिचुंबकीय तो होगा ही। तो जहां भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि भाई ये वाला यौगिक अनुचुंबकीय है और ये वाला यौगिक प्रतिचुंबकीय है, तो आप सीधी बात लिख दिया करो कि जहां प्रबल लिगेंड है उसने तो इलेक्ट्रॉनों को, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को युग्मित कर दिया होगा, जिसकी वजह से वो प्रतिचुंबकीय हो गया है। और जहां आपके पास वीक लिगेंड है, दुर्बल लिगेंड है, तो उसकी हिम्मत इतनी नहीं हुई होगी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को युग्मित कर सके वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 26वां। इन्होंने कहा NiH2O6 2 पॉजिटिव का विलयन हरा है किंतु इसका विलयन रंगहीन है। अब यहाँ जो है ना स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो सारे इलेक्ट्रॉनों को युग्मित कर दिया होगा इसके। जब एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो प्रकाश के किसी भी रंग को अवशोषित नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि प्रकाश के किसी रंग को अवशोषित करने का काम अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का होता है। और यहाँ सारे युग्मित कर दिए होंगे साइनाइडों ने। जबकि ये वीक लिगेंड है, इसने निकल के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को युग्मित नहीं किया होगा, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के चलते हुए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही प्रकाश के किसी एक विशेष रंग को अवशोषित करके निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में गए होंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अब आगे हैं हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर, 5 नंबर वाले क्वेश्चन पर आ चुके हैं। निम्नलिखित को उदाहरण सहित समझाइए। संयोजकता अबंध सिद्धांत और लिगेंड समझा दोगे आप। संयोजकता अबंध सिद्धांत क्या है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पूरी पढ़ा रखी है आपको बहुत अच्छे तरीके से। और लिगेंड के बारे में भी पढ़ा रखा है कि लिगेंड क्या होते हैं, लिगेंड के प्रकार कौन कौन से होते हैं। जैसे यहाँ एक दंती लिगेंड, द्विदंती लिगेंड, बहुदंती लिगेंड, ठीक है, और कीलेटिंग लिगेंड, उभयदंती लिगेंड, ये सब पढ़ा रखे हैं आपको। उसके बाद संयोजकता अबंध सिद्धांत की कमियां, क्या क्या कमियां हैं ये भी पढ़ा रखी हैं। फिर आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, उपसह संयोजक यौगिकों के महत्व को समझाइए। तो उपसह संयोजक यौगिकों के महत्व को तो आप याद कर लेना। और मैंने फास्ट ट्रैक रिवीजन जब शुरू में इस चैप्टर को कल पढ़ा रहा था तो वहाँ भी बहुत सारे महत्व आपको बताए थे। इसमें तो आपको याद कर लेना है, याद करने वाला क्वेश्चन है। गुणात्मक विश्लेषण में भी इसका प्रयोग होता है, जैविक निकायों में होता है, औषधि रसायन में होता है, तो इन सब में इसके उपयोग होते हैं। उपसह संयोजक यौगिकों के दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए, बिल्कुल इसे पक्का याद करके जाना है आपको। तो ये हो गया है हमारा पूरे चैप्टर का रिवीजन। अब पहली किताब तो हमारी पूरी होगी। कल से मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन स्टार्ट करूंगा और इसी तरीके से उसे भी 1 दिन में या 2 दिन में कंप्लीट कराऊंगा पूरे चैप्टर को, रिवीजन को। ठीक है बेटे, बस आज हम इतना ही पढ़ेंगे। उम्मीद है जो बच्चे प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ते हैं और जो जिन्होंने सिलेबस अपना कंप्लीट कर लिया है और रिवीजन उनका मेन मोटो है और उन्हें देखना है कि किस तरह के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनके लिए लेक्चर बहुत काम के हैं, पूरी प्लेलिस्ट। ठीक है, बस आज इतना ही पढ़ेंगे। कल से नया चैप्टर यानी सेकंड बुक या छठा यूनिट हम स्टार्ट करने वाले हैं और 1-2 दिन में उसे भी कंप्लीट कर देंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। ओके, बाय।